हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। और आज पेपर था दोस्तों गुस्सेट का 2022। इसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन एक अलग से था 3 से 4 के बीच में, और मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस थे। होप आप लोगों का पेपर बहुत ही सही गया होगा। अगर मैं पेपर की बात करूं यार, तो पेपर में 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, और मैंने आपको बोला भी था कि जब हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए इजी क्वेश्चन पे, फिर मीडियोकर क्वेश्चन पे, और फिर टफेस्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से अगर हम करते तो आराम से हमारे 30 टू 32 क्वेश्चन सही हो सकते थे। बट ठीक है, एनीवेज ये पेपर को आज हम डिस्कस करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आने वाले 1 घंटे में हम सारे के सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जहां पे मुझे शॉर्ट ट्रिक बतानी होगी, जहां पर मुझे लगेगा कि ये शॉर्ट ट्रिक से होगा, मैं वो वाली चीज भी बताऊंगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन ये था, द इंटरवल इन व्हिच y इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। हमें वो वाला इंटरवल बताना है जब y इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस x इंक्रीज कर रहा है। तो बड़ा आसान था यार, अगर मुझे ये करना है तो मुझे dy by dx को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। और dy by dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को मैं कांस्टेंट रखूंगा, e रेज़ टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x को मैं कांस्टेंट रखूंगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। और बस इसमें e रेज़ टू पावर माइनस x को हम ले लेंगे कांस्टेंट, और हमें मिल जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर। अब इसी को मुझे ग्रेटर देन 0 बनाना है। मुझे पता है ये वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, तो x स्क्वायर माइनस 2x होना चाहिए लेस देन 0। अगर x स्क्वायर माइनस 2x मेरा लेस देन 0 होना चाहिए, तो x इनटू x माइनस 2 मेरा लेस देन 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्लॉटिंग करूंगा तो 0 2 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, देन नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 2, जो कि मुझे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुझे बोल रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द 16x square plus 25y square which is parallel to y axis। अब हमें एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसमें हमें बोल रखा है कि 16x square plus 25y square 1 है और पैरेलल टू y एक्सिस है। तो किस तरह से हम करेंगे? तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारी हो गई y एक्सिस। और अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं दोस्तों, तो y 0 लूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस माइनस 1/4, और x 0 लूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1/4। मैं ऑब्वियसली बात है इलिप्स वाले तरीके से कर रहा हूं, आप इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन से भी करने के बाद पैरेलल टू y एक्सिस है तो dy by dx आपका हो जाना चाहिए 1 by infinity 1 by 0। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मैं अगर इसका सीधे के सीधे इलिप्स बनाऊंगा तो मुझे पता है x is equal to 1/4 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मुझे वर्टिकल टेंजेंट्स मिलेंगे, और x is equal to y is equal to 1/5 वो लाइन होगी जहां पर मुझे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स मिलेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा वर्टिकल टेंजेंट्स के लिए, फॉर वर्टिकल टेंजेंट्स मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, फॉर वर्टिकल टेंजेंट्स मेरा आंसर हो जाएगा x is equal to प्लस माइनस 1/4। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए मेरा आंसर हो जाएगा y is equal to प्लस माइनस 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूछा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब मुझे वर्टिकल टेंजेंट से पूछा हुआ है। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए 4x 1 is equal to 0। दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई, dy by dx हम कर सकते थे। अगर हम dy by dx करते और उसको 1/0 से इक्वेट करते तो हमें पॉइंट्स मिल जाते। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दे रखा है हमें, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 20 मीटर। वेल पहले लिख लो, अगर डायमीटर में 20 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, 10 मीटर होगा। इज बीइंग फिल्ड विद अ wheat at the rate of 314 cubic meter per hour। वेल dv by dt हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 314 मीटर
मीटर क्यूब पर और, ये हमें दे रखा है। Then the depth of bead is increasing at the rate of, तो depth of bead हमसे पूछी है कि किस रेट में इंक्रीज होगी। वेल मेरे पास यहाँ दोस्तों फॉर्मूला होता है b is equal to pi r square h, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो dv by dt मेरा क्या हो जाएगा, dv by dt हो जाएगा मेरा पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि r मेरा कांस्टेंट ही रहने वाला है, चेंज हाइट होगी, ये हो जाएगा dh by dt। तो dv by dt मुझे 314 दे रखा है, तो उसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 314 इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू मैं लिखूंगा 22/7, रेडियस है मेरा 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 into 10 और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया dh by dt। अब dh by dt की अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर पर आवर। आप इसको जस्ट कैलकुलेट कीजिए, आपको जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए 1 मीटर पर आवर आएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस तरह से किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे दे रखा है इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर sin x into sin 2x। sin 2x हमारा हो गया 2 sin x cos x into dx बराबर, तो e रेज टू पावर sin x into 2 sin x cos x dx हमारा हो गया। इसको अगर हम देखेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, वेल sin x को हम ले सकते हैं t, अगर हम sin x को लेंगे t तो मेरा cos x dx क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा dt। अब मैं इसको यूज करूं तो मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2 sin x मेरा t था तो उसको मैंने t लिख दिया और cos x dx को dt लिखा तो 2t e रेज टू पावर t। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो 2t e रेज टू पावर t को भाई बाय पार्ट से हम कर सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, t को हमने कांस्टेंट रखा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t इज e रेज टू पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t that is 1 into integration of e raised to power t that is e raised to power t और उसका भी इंटीग्रेशन। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into t into e raised to power t minus e raised to power t और फिर प्लस t। यहां से भी वही 2 into e raised to power t को हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2 minus 1, t हमारा क्या था sin x, वैल्यू डाल देते हैं तो हमें मिलेगा 2 into e raised to power sin x और t की जगह मैंने लिख दिया sin x -1। तो ये मेरा आंसर आ गया जो कि सही है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यार ये एग्जाम में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में था, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस में था। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है मुझे दे रखा है अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन रूट 1 माइनस cos क्यूब x। तो देखो हम डिस्कस करते हैं क्या होगा। ये अगर हम करेंगे तो सबसे पहले तो भाई इस अंडर रूट को ही हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इस अंडर रूट को सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास हो गया cos ऑफ x और 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया 1 माइनस cos क्यूब x। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos ऑफ x और cos स्क्वायर x में से मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x और नीचे दे रखा है 1 माइनस cos क्यूब x। वेल इसको फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको इस फॉर्म में बनाना सबसे क्रूशियल स्टेप है। इसको आप लिख दीजिए 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस cos ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2 cos रेज़ टू पावर 3 by 2x का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे मेरे को इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, यहां पर मुझे दे रखा है अंडर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाई बाय sin x। अंडर रूट ऑफ cos x और मल्टीप्लाई में मुझे दे रखा है sin x और इसको मुझे करना है इंटीग्रेशन। मैंने अभी तक इंटीग्रेशन लगाया नहीं, तो इंटीग्रेशन का यार साइन लगा देता हूं। तो इसका मुझे दोस्तों करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर मैं यार ले लूंगा cos रेज़ टू पावर 3 by 2x को t तो 3 by 2 cos रेज़ टू पावर 1 by 2x इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx मेरा हो जाएगा dt माइनस sin x dx मेरा हो जाएगा dt। मतलब मेरे पास देखो रूट cos x भी है sin
कमी है तो -3/2। अब -3/2 की कमी है तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, -2/3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा इसके बाद -2/3 और मैंने cos रेज़ टू पावर cos रेज़ टू पावर 3/2 इसको t दिया है तो ऊपर मेरा बन गया फॉर्म dt अपॉन 1 - t स्क्वायर का अंडर कुछ इस तरह का फॉर्म बन गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे यार दोस्तों तो हमें इसमें मिलेगा -2/3 और इसका फार्मूला तो हमें पता है ये होता है sin इनवर्स t प्लस c। अब वापस से t देखते हैं हमने क्या लिया था, यहां पर हमने t लिया था cos रेज़ टू पावर 3/2 x को, तो वापस से डाल देते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा -2/3 sin इनवर्स ऑफ cos रेज़ टू पावर 3/2 x प्लस c। तो ये मुझे मिल जाएगा। पर देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर में मुझे क्या दे रखा है, आंसर में मुझे cos इनवर्स के फॉर्म में दे रखा है तो मैंने यहाँ cos इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर देता हूं। मुझे पता है sin इनवर्स x और cos इनवर्स x होते हैं π/2 तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो देखो दोस्तों क्या होगा, ये मुझे मिल जाएगा -2/3 sin इनवर्स ऑफ cos रेज़ टू पावर 3/2। इसे लिखा जा सकता है π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos रेज़ टू पावर 3/2 और प्लस में है। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यार ये क्या हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 2/3 है ना, 2/3 cos इनवर्स ऑफ cos रेज़ टू पावर 3/2 x और -2/3 π/2 तो -π/3 हो जाएगा -π/3 प्लस तो ये तो पूरा कांस्टेंट में चल जाएगा तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 2/3 cos इनवर्स ऑफ cos 3/2 रेज़ टू पावर x और प्लस में मैं c लिख सकता हूं। तो यार अगर मैं इसमें ऑप्शन कंपेयर करूं तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। ध्यान रखो यहाँ पर कई बच्चों ने माइनस भी लगाया होगा, माइनस गलत आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेल कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के। मुझे इंटीग्रेशन में दे रखा है क्या, x + 1 * x + 3 × x + 7 टू रेज़ टू पावर 7 और इसका इंटीग्रेशन करना है। एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मैं यहां पर x + 2 को मान लेता हूं दोस्तों t तो dx मेरा हो जाएगा dt। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x + 2 मेरा t है तो ये मेरा हो जाएगा t रेज़ टू पावर 7 और x + 3 × x + 1, x + 3 को मैं लिख सकता हूं t + 1 और x + 1 को लिख सकता हूं t - 1 और इसका मुझे एक्चुअली में इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 7 into t square minus 1 into dt। तो ये हो जाएगा t रेज़ टू पावर 9 minus t रेज़ टू पावर 7 into dt और ये हमारा क्या हो जाएगा t रेज़ टू पावर 10/10 minus t रेज़ टू पावर 8/8 प्लस। अब यहाँ पर t की वैल्यू डाल देते हैं, क्या था t, x + 2 डाला तो ये हमारा आंसर आ गया x + 2 रेज़ टू पावर 10 upon 10 minus x + 2 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। तो इसको जब हम डालेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस ऑप्शन 2 विल बी द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आसान था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने देखा है ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से होते हैं और इस पर्टिकुलर तरीके को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे इंटीग्रेट करना है x अपॉन x माइनस 1 इनटू x माइनस 2। तो किस तरीके से मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, वेल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इनटू dx। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ठीक है
तो अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है x अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए दोस्तों क्या होगा, x के पोजीशन को x से मैंने मिक्स किया तो ये हो गया x टाइम्स a प्लस b, और माइनस में आ जाएगा मेरा 2a माइनस b अपॉन x माइनस 1 इनटू x माइनस। फर्दर हम इसे अगर सॉल्व करें तो हमें पता है कि a प्लस b की वैल्यू मुझे दे रखी है a बराबर, और 2a प्लस b की वैल्यू मुझे दे रखी है 0 के बराबर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। a की वैल्यू मेरी माइनस 1 आ गई, सॉल्व करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। इस वैल्यू को अगर हम वापस से सब्स्टिट्यूट करें तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, a मेरा क्या था -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1, और b मेरा क्या हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 2, और इसे हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, -1 अपॉन x माइनस 1, ये मेरा हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1, और 2 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा 2 लॉग मॉड x माइनस 2। फर्दर हम इसको देखेंगे तो इधर आप लिख सकते हैं इसे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड x माइनस 1 लॉग की प्रॉपर्टी लगा। अगर हम ये लिख रहे हैं तो सही आंसर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज कमिंग आउट टू बी द राइट आंसर। So this was my question number 7 my dear friends। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। sin square x dx हमें दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कई तरीके से कर सकते हो। एक हम प्योर इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2, और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1 बाय 2x माइनस cos 2x बाय 2 हो जाएगा मेरा sin 2x अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ पर हमें यार जस्ट वैल्यू निकालनी है, अपर लिमिट है पाई बाय 4, लोअर लिमिट है माइनस पाई बाय 4। अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 अपॉन 2 इज पाई बाय 4 माइनस sin 2x अगर हम डालेंगे तो ये 1 बाय 2 मिलेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो छुट्टियों में होने वाला क्वेश्चन है। मुझे इंटीग्रेट करना है x raised to power 13 plus x cos x plus 10 raised to power 15 x plus 1। किस तरीके से कर सकता हूं, मैं मान लेता हूं कि भाई ये मेरा इंटीग्रल i के बराबर। सबसे अच्छी चीज ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल है, मुझे लिमिट दे रखी है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, और मुझे ये दे रखा है x रेज टू पावर 13 प्लस x cos x प्लस 10 रेज टू पावर 15x प्लस 1। अब यहाँ पर मैं f ऑफ x, ध्यान से देखो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस x लगाऊं तो जो भी ऑड फंक्शंस है वहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस x रेज टू पावर 13 माइनस x cos x माइनस 10 रेज टू पावर 15x प्लस 1। तो ये दो i बन गई, यहाँ पर भी लिमिट मेरी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रहने वाली, दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो i और i मिलके 2i बन जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, मेरे को सिंपली मिलेगा 2 into dx, और मुझे इंटीग्रेशन इसका करना है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। 2 से 2 भी हमने कैंसिल किया, सिंपली इंटीग्रेट करके वैल्यू डालेंगे, आंसर मुझे मिलेगा 5, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आप इसको इंटीग्रेट करने बैठोगे बहुत लंबा चल जाएगा, आप सोचोगे इसको अलग से करो इसको अलग से करो, नहीं करना है हमें,
हमें सिंपली इसमें ऑड फंक्शंस है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी हम प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। देखिए कैसे। मुझे इंटीग्रल दे रखा है दोस्तों x fx का, जो कि है dx, लिमिट दे रखी है a से लेके b, और इसी को ही मैं f of x is equal to f of a plus b minus x लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा f of a plus b minus x मल्टीप्लाई f of a plus b minus x, और लिमिट मेरी हो जाएगी a से लेके b। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। ये मुझे मिल जाएगा 2y लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा x fx dx, लिमिट हो गई a से लेके b तक, प्लस f of a plus b minus x, इसको तो मैं fx लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स मुझे लगाना ही पड़ेगा, यहां मैंने लिख दिया f of x, और इसको मैं लिख सकता हूं a plus b माइनस x f of x dx, और ये लिमिट हो गई a से b। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x fx dx से लेके x fx dx हमारा कैंसिल हो गया, तो 2i मेरे को क्या मिला a plus b into fx dx। तो i की वैल्यू मेरी सिंपली हो गई दोस्तों a plus b upon 2 into इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट हो गई a से लेके b। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। और अगर मैं यार इसको चेक करूं तो जो मुझे इसमें सही आंसर दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों, जो सही जवाब हमारा है वो ऑप्शन क्रमांक डी है। सो डी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन सेम प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी वही हमें लगानी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। tan इनवर्स 2x minus 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो यार किस तरह से कर सकते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस तरह से इस फंक्शन को लिखा जा सकता है। 0 to 1 मुझे लिमिट तो लगाना ही है। इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से लिख के देखिए दोस्तों, x प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप इस तरह से लिख के देखिए 1 माइनस x इनटू x माइनस। तो ये अगर आप देख सकते हो तो आपको दिख जाएगा ये है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 0 से लेके 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन। और इसको मैं वापस से f of x is equal to f of a plus b minus x लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, i हमारा हो जाएगा 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x माइनस 1, दैट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस x। अब अगर आप देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस x, अगर हम दोनों को ऐड करें तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस x दोस्तों कट जाएंगे, और इसी तरह से tan इनवर्स x माइनस 1 इनटू और tan इनवर्स 1 माइनस x ये भी कट जाएंगे। तो मुझे मिलेगा 0। 2i की वैल्यू मेरी हो गई किसके बराबर, 0 के बराबर। तो i की वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई, तो i की वैल्यू दोस्तों मेरी हो गई 0 के बराबर। So this is what my question number 11। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमें बोल रखा है the area of region bounded by the two parabolas y is equal to x square and y square is equal to x। तो वेल सबसे पहले तो हम एक ग्राफिक फॉर्म कर लेते हैं। ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस। y is equal to x square और y square is equal to x। तो y square is equal to x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर मैं बनाऊं y is equal to से x square, तो y is equal to x square का ग्राफ कहीं इस तरह से बनेगा।
अगर मैं दोनों को दोस्तों सॉल्व करूं तो लेट्स सी क्या मिलेगा मुझे। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर का स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर मैं यहां पर डाल रहा हूं, x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x, तो x into x क्यूब माइनस 1, तो मुझे दो वैल्यू मिल गई, एक तो मुझे x 0 मिल गया 0,0 और एक मुझे मिल गया 1,1। अब मेरे को यार इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली लिखना है ऊपर वाला फंक्शन जो कि है y इज इक्वल टू रूट एक्स और नीचे वाला फंक्शन जो कि है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे सिंपली लिमिट डाल देनी है अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी दोस्तों 0 से 1। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला है, तो ये जो मैंने शेप किया है ये वाला आंसर आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1/3, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3। ये है क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द एरिया ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर। वेल मैं वापस से बनाता हूं, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस और y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कर रहा हूं, मुझे y मिल रहा है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा और इसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, तो 4a में a, 0 मेरी लेटेस्ट रेक्टम होती है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है। तो अगर मैं इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करूंगा दोस्तों, तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3, मतलब इसकी लेटेस्ट रेक्टम 0,3 से होकर निकलेगी और पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 डालूंगा तो x की दो वैल्यू मुझे मिलेगी, x स्क्वायर मेरा हो जा रहा है 36, तो x की एक वैल्यू मेरी हो जाएगी 6,3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 6, हमसे बोला गया है एरिया ऑफ पैराबोला, मतलब ये पूरी की पूरी हमसे एरिया बोली गई है निकालने की। तो किस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 12 है। अगर आप दोस्तों इस पूरे रीजन का एरिया देखो, ये पूरा रीजन मैं एक और दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ ब्लैक से ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ब्लैक में, इसका जो एरिया है ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 18। अब मैं इस 18 में से ये वाला जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है उसको माइनस कर देता हूं, और वो क्या है एक्चुअली, इट इज एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और यहां लिमिट है मेरी 0 to 6। वेल अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर 18 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 और लिमिट मेरी हो जाएगी 6 to 0। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 18 माइनस 216, सॉरी x स्क्वायर बाय 12 है, तो ये 12 हो आएगा और यहां पर भी 12 आएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय 36। तो ये मेरा हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 36 कैंसिल, तो 18 माइनस 6 हमारा हो गया 12। ये 12 मेरा इतने से शेडेड पोर्शन का एरिया है, मुझे चाहिए पूरा का पूरा एरिया, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और मेरा आंसर यहां पर दोस्तों आ जाएगा 24। ये एरिया का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोला गया है एरिया ऑफ region bounded by the curve y square is equal to 4x and line x is equal to 3। well draw करना पहला स्टेप होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मेरा पैराबोला और x is equal to 3 लाइन ये होगी, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो सिंपली मेरा एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर is equal to 4x दे रखा है, तो y मेरा क्या हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा 2 रूट x। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 रूट x dx और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 0 से लेके 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा, अच्छा ये जो भी आंसर मुझे आएगा ये एक पोर्शन का आंसर आएगा, मुझे इसका पूरा आंसर लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको करूंगा तो देखते हैं क्या मिलता है, 2 तो है ही, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 और है,
x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, और अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 8/3, और x की वैल्यू हम 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3, तो 3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 8√3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमें क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट देन द कर्व रिप्रेजेंट्स, वेल हमें क्या बोल रखा है कि जो सब नॉर्मल होगी किसी भी कर्व की वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वो कर्व क्या है, वेल सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, सब नॉर्मल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होती है y into dy by dx, है ना। अगर हमें ये पता है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y into dy by dx होती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये कांस्टेंट दे रखी तो इसको मैं k से इक्वेट कर दूंगा, तो k is equal to y into dy by dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y square by 2 is equal to kx। फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स भी आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y square by equal to 2kx plus c, and we can clearly see that यार this is the equation of parabola, है ना, ये पैराबोला वाली इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक इजी वन था, हमसे पूछा हुआ था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारा हो जाएगा dy by dx minus y by x is equal to x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 1 by x dx, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस log of x, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर log of बेसिक नंबर by x, e कैंसिल, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी 1 by x। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है क्या कि अगर वेक्टर्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और i कैप प्लस लैम्डा j कैप माइनस 3k कैप अगर परपेंडिकुलर है, कोप्लेनर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। वेल हमें पता है तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रहती है, सीधे यूज करते हैं हम, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 3 1 2 1 लैम्डा माइनस 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। हमें बस लैम्डा के लिए सॉल्व करना है, तो यार आराम से कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 into minus 3 that is minus 3 minus 2 lambda minus 3 multiply by 3 minus 2 lambda plus 1 multiply by minus 2 minus 1, and this is equal to 0, so let's solve। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, minus 3 minus 2 lambda minus 9 plus 6 lambda minus 3 is equal to 0, ठीक है। तो अगर यार इसको सॉल्व हमने किया तो माइनस 3 माइनस 9, 2 मिनट, माइनस 3 इनटू, सॉरी यहाँ पर माइनस लैम्डा आएगा, यहाँ माइनस लैम्डा आएगा, सो हियर इट इज माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये 3 लैम्डा हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो लैम्डा की वैल्यू मेरी आ गई सीधे 15। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या दे रखा है, लेट द वेक्टर्स a एंड b सच दैट मॉड a 3 दे रखा है, मॉड b 2/3 दे रखा है, और मॉड ऑफ a क्रॉस b बोल रखा है यूनिट वेक्टर। तो एंगल पूछा है a और b वेक्टर के बीच में, पहले मुझे पता है यार a क्रॉस b वेक्टर का मॉड है 1, और इसे लिखा जा सकता है मॉड a मॉड b sin थीटा। तो मॉड a कितना दे रखा है 3, मॉड b दे रखा है √2/3 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, ये हमारा कैंसिल हो गया, sin थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, थीटा हमारा हो जाएगा π/2। सो दिस इज व्हाट माय थीटा इज ऑल अबाउट। थीटा की वैल्यू हो गई π/4, दैट इज ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 19,
ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, और ये है वेरिएबल। और मुझसे पूछा है a प्लस b प्लस c वेक्टर 0 है, तो ab डॉट bc प्लस a की वैल्यू पूछी है। वेल, तो इसे मैं लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, तो ये तो मुझे 0 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b b डॉट c प्लस c डॉट, यही मुझे निकालना है। लेट्स से इट्स इक्वल टू x, तो x हो गया, तो x की वैल्यू मेरी आ गई -3/2। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी एक डुप्ली क्वेश्चन था, कई लोगों ने इसमें सिले मिस्टेक की होगी। x plus 1 upon 2 y upon 3 z minus 3 upon 6 और प्लेन tan x 2y और -11 z is equal to 3 के बीच में एंगल पूछा हुआ है। हमें पता है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल हमेशा होता है sin इनवर्स, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा sin थीटा इज इक्वल टू, हमें एक वेक्टर दे रखे हैं 2 3 6 और दूसरे वेक्टर दे रखे हैं tan 2 -11। तो अगर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 6 दैट इज 26 माइनस 66, और नीचे क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारा हो गया -40 अपॉन 7 टाइम्स 15। सॉल्व अगर हम इसे करेंगे तो ये 3 और 10 हो गया, दैट इज -10/21। पर ये मेरा माइनस, जस्ट अ मिनट, मैंने ये सॉरी -8/20, क्योंकि -40 है तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 आनी चाहिए। सो ओके, देन लेट मी राइट इट अगेन। सो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 6 दैट इज 26 माइनस 66 अपॉन 7 इंटू 15, तो ये हो गया -40 अपॉन 7 इंटू 15। तो यहाँ पर मेरा 3 और 8 गया, ये मेरा आंसर आ गया -8/21। ये कॉस इनवर्स है, तो ये थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा मेरा हो गया साइन इनवर्स ऑफ -8/20। पर अगर आप ऑप्शन में देखो कहीं पर भी -8/21 आंसर नहीं है दोस्तों, ये जो आंसर है ये 8/21। तो अब इसे मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे करूं? फिर थीटा को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस cos इनवर्स 8/21। तो ये आंसर मेरा जो आ जाएगा, ये थीटा मेरा आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स 8/21। ठीक है, या cos इनवर्स ऑफ 8/21 मेरा आंसर आ जाएगा। sin थीटा को हम π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सो इसका आंसर π/2 cos इनवर्स ऑफ 8/21। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों 1 से लेकर 20 तक, बहुत आसान क्वेश्चन थे, होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम शुरू करेंगे 21 से 40। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है हमको, जिसके पॉइंट्स ए दे रखे हैं 1,1, बी दे रखा है 1,2,3 और सी दे रखा है 2, 3 और इसका एरिया पूछा है। हमें पता है यार एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला हम लिख सकते हैं हाफ इनटू मॉड ऑफ एबी क्रॉस एसी। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा 1 minus 1 that is 0, position vector of b minus position vector of 1, तो 0 1 2 हो जाएगा। AC वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो ये हो जाएगा 1 2 0।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i कैप टाइम्स -4 माइनस j कैप टाइम्स -2 प्लस k कैप टाइम्स -1। तो ये हो जाएगा -4 i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका मॉडुलस क्या होगा तो ये सिंपली हो जाएगा √21 साथ में बाय 2 आएगा, तो हाफ a क्रॉस b होता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको राइट एंगल से तो वैल्यू 0 ही करनी है, पर दो लाइन को मैं वापस से लिख देता हूं। इसे हम इस तरह से लिखेंगे x - 1 upon -3 is equal to y - 2 upon 2b upon 7 is equal to z - 3 upon 2। और इस वाले को हम लिख सकते हैं 7 - 7x/3b है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स x - 1 अपॉन 3b। तो इसको हम यार इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन 1 अपॉन -3b/7 is equal to y - 5 upon 1 is equal to z - 6 upon -2। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब ये क्योंकि आपस में राइट एंगल में है तो इनका डॉट होना चाहिए 0 दोस्तों, तो इसके डॉट को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 into -3b/7 that is 9b/7 प्लस 2b/7 और 2 into -5 is हमारा हो जाएगा -10 is equal to। तो 11p/7 मेरा हो गया है यार 10 के बराबर, मतलब 11p मेरा हो गया है 70 के बराबर, मतलब p मेरा हो गया है 70 upon 11 के बराबर। वैल्यू p की पूछी हुई है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ हेड्स इन द थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हेड की फॉर्मूला होता है n है 3, प्रोबेबिलिटी है 1/2, आंसर है 1.5 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 10 ट्रायल्स हैं, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो p x ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, मतलब मुझे 0 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी लेके ऐड करना है। तो वेल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या हो जाएगी, दैट इज 10c0 into 1/2 raised to power 10। 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10c1 into 1/2 raised to power 9 into 1/2 raised to power 1। और 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10c2 multiplied by 1/2 raised to power 8 into 1/2 raised to power 2। ठीक है, तो इसे अगर हम करेंगे तो दोस्तों देखो क्या आएगा, we will get 1/2 raised to power 10 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10c0 is 1 plus 10c1 is 10 plus 10c2 is 45, no 10 into 9 upon 2 या 45। तो ये हो गया मेरा 56, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 56। तो दोस्तों ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, प्रोबेबिलिटी दैट a speaks to this 4/5, a coin is tossed, a reports that the head appears, the probability that it was actually head। तो what is the probability that it is actually head? तो probability of actually head, तो पहले तो देखते हैं कि भाई उसने हेड क्यों बोला होगा। 4/5 पॉसिबिलिटी है कि वो सही बोलता है, और जब सही बोलता है तब हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। ये 1/5 पॉसिबिलिटी है कि वो गलत बोले, और गलत बोले तब हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। बेस थ्योरम से दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी की एक्चुअली में हेड था, ये क्या होगी, तो 4/5 जो कि सही बोल रहा है और सही में हेड है, दैट इज 1/2। ठीक है, तो उसने हेड बोला और सही में हेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली इट्स 4/10 अपॉन 5/10, दैट इज 4/5। तो 4/5 ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये है
25। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बहुत आसान था, हमें सिर्फ वैल्यू डालनी थी और 5,5 अगर हम वैल्यू डालते तो ऑप्शन ए 60 हमें मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप ए स्क्वायर इसमें निकालोगे तो देखो ए स्क्वायर में आपको cos थीटा मिलेगा और इसी तरीके से cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर है माइनस sin थीटा और ये है हमारा cos थीटा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमें मिल गया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो इसको जब हम करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, cos थीटा into cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा into माइनस sin थीटा दैट इज माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये cos थीटा। इसी तरह से cos थीटा into sin थीटा प्लस sin थीटा into cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी sin थीटा माइनस sin थीटा into cos थीटा प्लस cos थीटा into माइनस sin थीटा, तो माइनस साइन थीटा मुझे मिल जाएगा और माइनस साइन थीटा इनटू माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो अगेन हो जाएगा आपका cos थीटा। इसी तरह से आप एक क्यूब निकालोगे दोस्तों तो cos 3 थीटा में हमारा आंसर आएगा दैट इज जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखो उसको ध्यान से हमें साइन के साथ देखना है ना, तो साइन के साथ अगर मैं इसको देखूं तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा सही है, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही मैच करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोल रखा है b इज द इनवर्स ऑफ a, ये बोल रखा है कि b मैट्रिक्स से ये a की इनवर्स है तो अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है। वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं। b की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकालिए, तो मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, मॉड ऑफ a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 10। अब उसके बाद अगर 10 की वैल्यू ये है तो 10 भी है तो मतलब ये वाला हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। ये वाला अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये वाले अल्फा की वैल्यू वो होगी जो इसका कोफैक्टर होगा। इसका कोफैक्टर क्या होगा, c of 3 टू एलिमेंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 इनटू डिटरमिनेंट वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 1 1 2 और -3, तो -3 -2 और -2, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -5, आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ये है दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 20। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हमें बोल रखा है कि रियल नंबर है x y z such that x is not equal to y not equal to z, और मैं इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को 0 दे रखा है और हमसे वैल्यू किसकी पूछी हुई है, इसकी भी नॉट इक्वल टू 0 पूछा है और x y z दे। फिर इसको देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और तीसरा टर्म में लिख सकता हूँ 1 y। ठीक है, प्लस में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। यहां से हमने r1 से x कॉमन ले लिया, r2 से y, r3 से z, तो देखो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस यहां से हमने x y z कॉमन ले चुके हैं और ये मुझे मिलेगा 1x, सॉरी यहाँ पर एक मेरा डिटरमिनेंट 1 1 आना था तो मैंने लिखा 1 1 1, तो ये हो गया, प्लस ये मुझे मिलेगा 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों डिटरमिनेंट को यार देखूं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दो रो को ही घसका रहा हूँ, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ x x स्क्वायर सॉरी x y z x
वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और कॉमन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी हुई है तो ये हो जाएगी मेरी -1 के बराबर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 वेल अगर ना समझो तो बड़ा टफ है, पर मैं बोलता हूं यार कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके देखें। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, एबीसी मेजरमेंट दे रखे हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी के और मुझसे बोल रखा है एबीसी बीसीए सीएबी 0 है, तो मुझसे sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर bc पूछा हुआ है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हम मान। अगर हम a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c मानेंगे तो sin a इज इक्वल टू sin b इज इक्वल टू sin c इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। और इसकी वैल्यू यार आप यहां पर रख दो तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 आपका आंसर हो जाएगा 9/4। बात समझ में आई? तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूं, इफ a मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है 2 1 3 तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इनवर्स। वेल ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मुझे पता है डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल का डिटरमिनेंट 6 है, तो A इनवर्स मेरा हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3 1 और 1/2। ठीक है, सॉरी 1/2 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। A इनवर्स मैट्रिक्स में लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें A इनवर्स मैट्रिक्स लिखी जा सकती है 1/2 1 और 1/3। तो इस तरीके से यार हमारी इनवर्स मैट्रिक्स लिखी जा सकती है और इसके एलिमेंट्स का सम भी हम कर सकते हैं। एलिमेंट्स का सम क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/6 which is equal to 11/6। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 30। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। साइन इनवर्स ए दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, साइन इनवर्स बी दे रखा है अल्फा माइनस बीटा। वेल इसको हम करते हैं। साइन इनवर्स ए दे रखा है मुझे अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहां से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लिख सकता हूं यार ए के बराबर। मुझे दूसरा दे रखा है साइन इनवर्स बी जो कि है अल्फा माइनस बीटा, तो बी को मैं लिख सकता हूं यार साइन ऑफ अल्फा माइनस। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा into sin of alpha minus beta is equal to AB। और इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा यार sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा is equal to AB। और इसको भी मैं लिख सकता हूं यार sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो इट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा एंड दिस इज। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा -1 मेरा हो गया AB के बराबर। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी AB प्लस 1 के बराबर। तो ये मेरा आंसर आ गया और AB प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अगर आप देखें तो यार ये बहुत आसानी से हो सकता है अगर आपका थोड़ा सा माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर आप 1 को देखो, तीनों में ऑप्शन है और आप कहीं पर भी एक जगह 1 डाल के देखो, कहीं पर भी आप एक जगह 1 डाल के देखो, यहाँ पे मैंने 1 डाला तो साइन इनवर्स 2 into 0 ये हो गया साइन इनवर्स 0 राइट हैंड साइड पे जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 साइन इनवर्स 1 पाई होगी, क्या 0 पाई के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन। इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। cos π/2 0 होता है तो sin इनवर्स 1/5 प्लस
cos इनवर्स x भी मेरा पाई बाय 2 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1/5 होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन a स्टार भी a प्लस b बाय 2 है, तो डेफिनेटली ये कम्यूटेटिव तो होगा, क्योंकि b स्टार a में लिखूंगा तो a प्लस b बाय 2 ही आएगा, बट ये एसोसिएटिव नहीं होगा। इट विल बी कम्यूटेटिव बट इट इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि a स्टार b स्टार c मेरा a स्टार b स्टार c के बराबर नहीं होगा। हम इसको करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आता है। ए में 4 एलिमेंट दे रखे हैं, -1 -2 3 और 4। नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शंस फ्रॉम सेट A to itself, that is 4 times 3 times 2 times 1, that is 4 factorial and that is 24। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 37 को देखिए, f की वैल्यू दे रखी है 0 to पाई बाय 2 से r, और g की वैल्यू दे रखी है 0 to पाई बाय 2 से r। मुझसे दो चीज के बारे में पूछा है, f plus g और f into g के बारे में। तो f plus g मेरा क्या होगा, आइए देख लेते हैं। f plus g मेरा होगा दोस्तों sin x plus cos x, और f into g मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा sin x into cos x। अब मुझसे पूछा है कि ये वाले फंक्शन क्या 1 होंगे, 91 होंगे, क्या होंगे, ऑल टू के बारे में नहीं पूछा। तो अगर आप sin x plus cos x की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जीरो वैल्यू डालेंगे इस वाले फंक्शन पे, यू विल गेट व्हाट, आपको मिलेगा sin x की वैल्यू 0 डालने पर आंसर 1, और पाई बाय 2 की अगर आप यहां पर वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगा 1। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि f plus g 0 is equal to f plus g पाई बाय 2, ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये नॉट 1 होगा, तो ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब मैं से g का पूछा हुआ है, तो g में भी आप ऐसे ही करो ना, x की वैल्यू 0 डालो, तो ये fg 0 मेरा हो जाएगा 0, और fg पाई बाय 2 भी आपका हो जाएगा 0। तो fg 0 इज इक्वल टू fg पाई बाय 2 हमारा मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो ये हो जाएगा नॉट 1 1 एंड नॉट 1 1। f plus g भी मेरा नॉट 1 1 है, और f into g भी मेरा नॉट 1 1 है। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 37। 38 में अगर आप करोगे, सिंपल डिफरेंशिएशन करना था, d की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x, दो बार करोगे तो 2 2 निकल के बाहर आएगा, नेट में 4 बन जाएगा, तो आंसर इसका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 1.2 से 1.9 तक डिफाइंड है फंक्शन, और बॉक्स ऑफ एक्स। तो पहले यार 1.2 से 1.9 तक मैं अगर कोई भी वैल्यू डालूंगा, मुझे हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी, क्या, दैट इज 1। बॉक्स ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली चीज 1.2 से 1.9 तक अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाला फंक्शन मेरा होना चाहिए कंटीन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन होगा, नॉट कंटीन्यूअस इज रॉन्ग। डिफरेंशिएटिव, f इज नॉट डिफरेंशिएटिव, भाई कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल डिफरेंशिएटिव होगा, और उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो यस, f डैश x मुझे 0 मिलेगा, यही मेरा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, ग्राफ बना के भी आप देख सकते हो, किसी भी तरीके से इसे जज किया जा सकता है। x में मुझे क्या दे रखा है, देखो 10 रेज़ टू पावर माइनस sin t, y मुझे दे रखा है 10 रेज़ टू पावर cos t, वेल और dy by dx पूछा। अगर यार आप इसमें xy निकालोगे ना, तो देखो xy क्या है, ये 10 रेज़ टू पावर अंडर रूट sin t है, तो इसकी पावर मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू मुझे कुछ इस तरह से दे रखी है 10 रेज़ टू पावर sin इनवर्स t अपॉन 2, और y की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 रेज़ टू पावर cos इनवर्स t अपॉन 2। अगर मैं xy करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t अपॉन 2, और sin
cos इनवर्स की हो जाता है पाई बाय 2, तो x y की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर पाई बाय 2। और अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेल y को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू, तो dy by dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस y by x के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो दोस्तों ये था हमारा गुस्सेट का पेपर 2022 का 40 क्वेश्चन है। मैं जितना समझ पा रहा हूं 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, 15 से 20 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के थे और 4-5 क्वेश्चन टफ। तो होप ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आप जरा वेरीफाई कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में भी यार बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा हाउ मच क्वेश्चंस आर राइट फॉर यू। और बस दैट्स ऑल। सो इतना रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, मिलेंगे, बाय बाय।